पीटी के प्रेशर से पूरा मुखर्जी नगर उबल रहा था। हर कान से भाप निकल रही थी और हर दिमाग की सीटी बजी हुई थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए लाखों विद्यार्थी देश के कोने कोने से यहाँ आते थे। आज पीटी का एग्ज़ाम था। किसी के लिए क़यामत का दिन तो किसी के लिए ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत का दिन। 6 बजे सुबह ही भत्रा पर अपने अपने सेंटर पर जाने वालों की बड़ी भीड़ थी। राय साहब नहा धोकर तैयार होकर निकल गए। लगातार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। फूफा, मौसी, नाना, दादी, बड़का चाचा, छोटका मामा, सबका फ़ोन आ रहा था और परीक्षा के आशीर्वाद मिल रहे थे। इधर संतोष पूजा पाठ कर तिलक लगा निकला था। 15 दिन पहले ही पिताजी ने कुरियर कर पन्ना और पुखराज की अंगूठियाँ भेजी थी। उसने उन्हें ऐसे पहना जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले कवच पहनता है। माँ ने कुल देवता और याददाश्त में जितने भी देवी देवता थे सबको याद कर लेने को कहा था। उधर मनोहर, गुरु, विमलेंदु, मयूराक्षी भी अपने अपने सेंटर पहुंच चुके थे। दोनों सत्रों की परीक्षा खत्म होने के बाद संतोष पसीने से नहाया हुआ, चेहरे पर थकान और संतुष्टि का सम्मिश्रित भाव लिए इस तरह निकला जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा के बाद यान से बाहर निकली हों। दूसरे दिन शाम को सब बत्रा पर मिले। अभी संतोष, मनोहर, गुरु और विमलेंदु पहुंचे थे। सबने एक दूसरे से स्कोर पूछा। वहां पर संतोष का संभावित स्कोर सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा था। लोगों को विश्वास भी करना पड़ा था क्योंकि एक तो फ्रेशर का जोश है, ऊपर से इतना आत्मविश्वास है, यानी तगड़ा परफॉर्म कराया था संतोष। वास्तव में यूपीएससी के प्रश्न पत्रों की यह खासियत होती थी कि परीक्षा देने के 24 घंटे तक हर कोई उसका सही जवाब देने के आत्मविश्वास में रहता था। यह आत्मविश्वास और शानदार परफॉर्मेंस का भरोसा धीरे धीरे 7 दिनों में टूटता था, क्योंकि 7 दिन से पहले प्रश्नों के सही उत्तर तो सारे कोचिंग और विद्यार्थी भी मिलकर ढूंढ नहीं पाते थे। इंटरनेट भी बस सहायता ही करता था। सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं होता था। सब चाय पी रहे थे कि तब तक परफ्यूम छिड़के, काला चश्मा लगाए, जीन्स टी शर्ट पहने एक लड़का आया और उन सब से हाथ मिलाने लगा। अरे अरे, ई का हो जादू, राय साहब आप? महाराज आप तो एकदम लौंडा लग रहे हैं, मनोहर ने उछलते हुए कहा। अरे आप लोग तो जान ले लीजिएगा महाराज, आप सब इतना फैशन करते हैं, तनी हम कर लिए तो बवाल काट दिए। ई त अन्याय है, राय साहब ने हंसते हुए कहा। राय साहब के खुशबूदार रोमियो वाली एंट्री के बाद परीक्षा पर चर्चा बंद ही हो गई थी। रंग बिरंगी बातों के बाद सब लोग वहां से कमरे की ओर निकले। चलते चलते राय साहब ने बताया कि उनका रूम पार्टनर तो गांव से वापस नहीं आया और रूम छोड़ दिया। साथ ही बताया कि अभी बगल वाले कमरे में एक बड़ा अच्छा लड़का गोरेलाल यादव आया है। यह गोरेलाल ही था जिसने राय साहब के रहन सहन का पैटर्न ही चेंज कर दिया था। गोरेलाल यादव आजमगढ़ का रहने वाला था। कभी न छूटने वाला गहरा पक्का रंग, 5 फीट 5 इंच की लंबाई, आंखों में रेगिस्तान वाली प्यास, होठों से लगातार टपकती चाहत, सिर पर काम भर बाल, सामने की 2 दांतों के बीच जो जिला दर्रे जितना फासला, कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व लोगों को एक नज़र में आकर्षित जरूर करता था। कितनों की तरह गोरेलाल भी यहाँ आईएएस बन अपनी किस्मत चमकाने आया था। किस्मत के साथ खुद को चमकाने का प्रयत्न भी उसका सदा बना रहता था। पीटी के तनाव से मुक्त होने के बाद सभी हल्का महसूस कर रहे थे। यही वो सबसे अनुकूल समय होता था जब वर्ष भर घर नहीं जाने वाले विद्यार्थी भी एक बार अपने घर गांव घूम आते थे। राय साहब तो पिछले 1.5 साल से घर नहीं गए थे। माँ ने कई बार पर्व त्यौहार पर 4 दिन के लिए आने को कहा भी था, पर पढ़ाई का दबाव था सो गए नहीं, इसलिए इस बार जाने की सोच रहे थे। इधर जावेद की माँ बहुत बीमार थी। उसने सोचा एक बार मिलकर आ जाऊं। गुरु के लिए तो घर छूट ही गया था और संतोष ने सोचा रिजल्ट देख लूँ तब जाऊंगा। राय साहब की जावेद से बात हुई तो दोनों ने साथ ही टिकट ले लिया। राय साहब को यूँ तो गाजीपुर जाना था, पर इलाहाबाद में विश्वविद्यालय संबंधी कुछ काम था, सो इलाहाबाद तक वे जावेद के साथ ही चलते। फिर आगे जावेद ने पटना का टिकट लिया था, जहाँ से वह आगे बस से छपरा जाता अपने गांव महादेवपुर। इलाहाबाद में काम निपटा दूसरे दिन राय साहब जिला गाजीपुर गांव धरपटिया अपने घर पहुंच चुके थे। पूरे 1.5 साल बाद इतने दिनों में उनके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। मूंछ खुद साफ करा दी थी और सिर के बाल खुद साफ होने की हालत में थे। पेट निकल गया था, आंखें पाताल में घुसी जा रही थीं।
गांव के बस स्टॉप पर उतर जब घर की ओर बढ़े तो रास्ते में कई लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। अब बस घर के लिए पगडंडी पकड़ने वाले थे कि सामने श्याम सुंदर मिश्रा मिल गए। अहो, अरे कृपाशंकर हो का बेटा, मिश्रा जी ने कहा। हाँ चचा प्रणाम, कैसे हैं, का चल रहा है? राय साहब ने पाँव छूने के बाद कहा। अरे बेटा, हमरा तो वही जो ट्रैक्टर चल रहा है, खेती पानी सब ठीक है, आपन बताओ। अच्छा, कब पूरा होगा वो तुम्हारा कोर्स IAS वाला? और कितना दिन बेटा? गांव उतरते ही पहले यक्ष प्रश्न से सामना हो गया था राय साहब का। हाँ चचा, बस अब की होना ही है, लगे हैं बस यह साल और, राय साहब कहते हुए निकल गए। घर पहुंच दरवाजे पर ही पिताजी खड़े थे, प्रणाम किया। खुश रहो, आ गए? ये मोछ ओछ काहे मुड़ा दिए जी, का दशा बनाए हो जबरदस्ती जवान बनने के फेर में, पिताजी ने अपने अंदाज में कहा। तभी आवाज़ सुन माँ दौड़ती हुई बाहर आई। ओह, आप भी गजब आदमी हैं, 1.5 बरस पर लड़का घर आया है और द्वारे पर प्रवचन शुरू कर दिए, तनी भी नहीं बुझाता है आपको एकदम। माँ ने एकदम चुप करा दिया था पिताजी को। अरे तो हम कौन खराब बोले, देखो ना एकदम चेहरा सूख गया है, ऊपर से मोछ हटा दिया है तो खराब लग रहा था, सो बोले। जाओ कुछ बढ़िया से बनाओ खिलाओ इसको। आखिर पिता का मन अपनी गलती समझ गया था। बेटे के प्रति पिता के कठोर व्यवहार के आवरण को एक मखीरे के छिलके की तरह उतार देती है और शायद पिता इसके लिए तैयार भी रहता है। राय साहब के पिता जगदानंद राय जी भी कुछ ही मिनट में धराशायी हो ही गए और पिता का कोमल हृदय खुलकर आ ही गया। सुनो, अभी 10 दिन बढ़िया से खाओ पियो, छोड़ो एकदम पढ़ाई का चिंता। देख नहीं रहे हो, बाप की उम्र का दिखने लगे हो अभी इसी उम्र में, बोलकर जगदानंद जी बाहर किसी काम से निकल गए। शाम को राय साहब घूमने निकले। बगल मंदिर के पास चबूतरे पर लोग बैठे थे। शाम को यहाँ बड़े बुजुर्ग उठते बैठते देश दुनिया की चर्चा करते थे। राय साहब भी वहीं सबसे मिलने पहुँच गए। आओ कृपाशंकर आओ, सुबह सुबह आए हो, बड़े दिन पर आए अब की, गांव के एक मुंह बोले चाचा ने कहा। हाँ चाचा, फिर निकलना है, बस एक ही हफ्ता में, बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ाई है IAS का, राय साहब ने कहा। राय साहब के उस बैठक में शामिल हो जाने से अचानक गपशप का लेवल बढ़ना तय था। सब राय साहब को सुनना चाह रहे थे, साथ ही कुछ जिज्ञासु लोग कई प्रश्न भी पूछना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि IAS की तैयारी करने वाला लड़का तो हर चीज़ का जवाब जानता ही होगा। बातचीत चल ही रही थी कि दीनानाथ शुक्ल जी ने राजनीति पर हो रही चर्चा के दौरान एक मुद्दा उठाया। बताइए, ये नेता लोग जानते कुछ नहीं, लेकिन भाषण पेलने में जाबिर हैं। कोई गांधी को गरियाता है, तो कोई नेहरू को, तो कोई मनु संहिता फाड़ रहा है। ई माया बहन को ही देख लीजिए कि अम्बेडकर का मूर्ति बनवाती हैं, पर अम्बेडकर का जन्म कौन ईस्वी में हुआ ये पूछ दीजिए तो माथा घूम जाएगा। हाँ बात तो सही है, बात बहुत मार्केबल उठाए हैं आप दीनानाथ जी। अच्छा सही में हो, कब हुआ था इनका जन्म? अच्छा है को जानकारी रखना चाहिए, सत्येंद्र राय जी ने कहा। अब कृपाशंकर के रहते हमसे क्या पूछते हैं, दीनानाथ जी ने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा। सब राय साहब की तरफ देखने लगे। राय साहब तो जैसे अंदर से कांप गए। मन में उत्तर ही नहीं आ रहा था, बस आ रहा था कहीं डूब मरूं। सोचा भी नहीं था कि 7 साल का बनाया हुआ भवकाल एक मामूली प्रश्न से टूट जाएगा। हाँ चाचा, बात बहुत गहरी बोले आप। अम्बेडकर जी को पढ़ना पड़ता है, तब जानिएगा कि क्या चीज़ थे वो। खाली संविधान नहीं, बहुत कुछ लिखे हैं वो। एक संविधानविद और कानूनविद से कहीं ज़्यादा बढ़कर उनकी भूमिका एक समाज सुधारक की रही थी। पर आज भी हम अम्बेडकर के किए कार्यों का मूल्यांकन करते वक्त बस एक ही पक्ष पर सोचते हैं। ज़रूरत है अम्बेडकर के सर्वपक्षीय मूल्यांकन की, उनकी प्रगतिशीलता के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की। राय साहब पूरे रफ्तार में बोले जा रहे थे। तभी सत्येंद्र राय जी ने टोकते हुए कहा, हाँ बेटा, उनका जन्म का ईस्वियत नहीं, देखिए ना एकदम से स्लिप कर गया। सब राय साहब की इस बात पर कन्विंस होने को थे, पर जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। सत्येंद्र ने आखिर पूछ लिया, अच्छा कृपा बेटा, इन नेहरू के पहले मरे थे कि बाद में? मृत्यु कब हुआ था इनका? आपको बताएं सत्येंद्र चाचा कि एक एक आदमी के काम और योगदान पर इतना इतना पढ़ना पड़ता है ना IAS में कि उनके जन्म मरण का ध्यान ही नहीं रहता हम लोगों को। वैसे भी ये सब आदमी कभी मरता थोड़े है, युगों युगों तक जिंदा रहता है। हमारे विचारों में जिंदा है अम्बेडकर, हमारे संस्कारों में जिंदा है अम्बेडकर, हमारे संविधान के रूप में हमारे मार्गदर्शक की तरह आज भी जिंदा है अम्बेडकर। अम्बेडकर कभी मर नहीं सकते चाचा, कभी नहीं।
एक जोरदार भाषण के साथ राय साहब वहाँ से उठे और सबको प्रणाम बोलकर निकल गए। वहाँ से चलने के बाद राय साहब मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो ज़रूर यहाँ बैठे हर आदमी के घर उनकी ही चर्चा होनी है। सब ना जाने हमारे ज्ञान की शंका पर क्या बोलेंगे। कुछ यही सब सोचते हुए घर वापस आ गए। उनको नहीं पता था कि अब उनके घर पर यही चर्चा होने वाली है। 3 घंटे बीत गए। रात में पिताजी घर आए। आते ही सबसे पहले बेटे से खाना के बारे में पूछा। असल में वे नहीं चाहते थे कि सब कुछ होने के बाद बेटा रात को भूखे सोए। माँ ने बताया, हाँ खा लिया है। तब आज मंदिर वाले चबूतरे पर मजलिस में गए थे कृपा? जगदानंद बाबू ने पूछा। हाँ थोड़ा मिला है सबसे, राय साहब ने सब समझते हुए धीरे से कहा। मिलने गए थे कि सब कुछ माटी में मिलाने गए थे? अरे 7 साल से तो नाक कटवा ही रहे हो। अब आज क्या ज़रूरी था हमारी गर्दन कटवाने का? क्या कह रहे हैं लोग? सुनो जाके। आईएएस की तैयारी करता है दिल्ली में और अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु तिथि नहीं जानता है, जगदानंद बाबू ने चिल्लाकर कहा। अरे क्या हुआ? आप तो एकदम सुबह से पगलाए हैं। काहे कर रहे हैं ऐसा इसके साथ? चुप रहिए आप, माँ ने फिर ढाल बनते हुए कहा। चुप रहिए आप, बोलने दीजिए हमको। अरे ई का पढ़ रहा है, का हो रहा है? बाप बनने का उम्र हो गया है और अभी तक बाप का सहारा नहीं छूटा है इनका। ये आईएएस का पढ़ाई करता है। ठीक है, नौकरी भाग्य की भी चीज़ है, लेकिन जानकारी तो होना ही चाहिए कि नहीं वो लेवल का। इसको अम्बेडकर के जन्म का तिथि नहीं पता है, बोलिए, जगदानंद बाबू बोले जा रहे थे। अच्छा भगवान न था अम्बेडकर कि उनकी तिथि नहीं पता, बड़का भारी जुल्म हो गया। इतना चीज़ पढ़ता है, एगो बात नहीं याद रहा तय का हो गया, माँ बोली। जाके देखिए ना का हो गया। सिपाही भर्ती वाला को भी सब पता होता है और ये एसपी बनेंगे साले। दीनानंद कह रहा था कि सब लोग हंस रहे थे कि जगदानंद का रुपया लुटा रहा है इनका बेटा। जगदानंद बाबू ने पहले से थोड़े धीमे स्वर में कहा। बाप रे, आप भी उधर उजाड़न दीनानाथवा के बात में लगे हैं। उसका अपना बेटा क्या किया? थाना में सिपाही है, दारू पीता है, 10 तरह के कुकर्म करता है। हमारा बेटा कुछ करे न करे, कम से कम कोनो गलत आदत तय नहीं है ना, कोनो पीता खाता तय नहीं है ना। संस्कार रहेगा तो कहियो कुछ कर ही लेगा। आपके हड़बड़ाने से थोड़े जान दे कोई, माँ ने पिताजी को कम खुद को ज़्यादा दिलासा देते हुए कहा। राय साहब बस कटिया पर सिर गोते बैठे हुए थे। वे बस इस सुनामी के गुजर जाने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी जगदानंद बाबू ने एक बिजली माथे पर गिराते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया बेटा, चुपचाप कहीं देखो दूसरा नौकरी का जुगाड़। तुम अम्बेडकर का जन्म तिथि बता भी देते तो भी हम अब नहीं सकेंगे दिल्ली का खर्च उठाने। हमारा हालत अब नहीं है वहाँ रख के पढ़ाने का। उसमें भी तुम पढ़े क्या? ये तो पूरा गांव जान ही गया है। ये आखिरी साल है, अपना देख लो तुम, कहकर जगदानंद बाबू सोने चले गए। इधर महादेवपुर में जावेद खान के चाचा ने तांडव छेड़े रखा था। तुम्हारे अब्बा कुछ अलग से तो छोड़ नहीं गए थे, जो था बस खेती ही थी। अब हम जितना कर सकते थे किया, तुम्हारा खेत भी संभाले, उपज भी देखी और जितना बन पाया तुम्हारी अम्मी के हाथ दे दिया। अब जो भी खेत बचा है या तो बेच दो या खुद आकर संभालो, हमसे अब नहीं हो पाएगा, जावेद के चाचा इलियास मियाँ ने कहा। पर चाचा जान, हम 15 बीघा से 3 बीघा पर तो आ गए, सब तो आप ही को बेच दिया। अब कुछ दिन की बात है, आप संभाल दो, इसमें कौन सी आफत आ गई है। अम्मी बीमार है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ, अगली उपज में हिसाब कर लेना आप, जावेद ने भरे गले से कहा। अरे कैसा हिसाब? वाह, 4 लकीरें पढ़ ली, थोड़ी तालीम ले ली तो इस तरह बदजुबानी पर उतर आए हो। हमने तुम्हारी अम्मी के इलाज और दवा में ना जाने कितने खर्च किए, पर आज तक उसका हिसाब नहीं किया। अब बताओ कहाँ से होता ये सब अगर हम हर बात का हिसाब करते तो? अल्लाह जानता है हमने कितना किया। कोई खैरात तो बटी नहीं थी ना यहाँ, इलियास मियाँ ने हाथ मुँह चमकाते हुए कहा। चाचा जान थोड़ा सब्र कर लो, इस बार इम्तिहान दिया है, नतीजे आए तो सब वसूल कर दूंगा, कर्ज का कहर लेकर नहीं मरूंगा। चलो 1 बीघे की कीमत लगा दो, कल पैसे दे देना, जावेद कहकर जाने लगा। जावेद बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर अपने साक्षात्कार के परिणाम की प्रतीक्षा में था। देख लेता हूँ ये नतीजा भी, दर्जी का बेटा हाकिम बनेगा, पूरा महादेवपुर देख ही रहा है तुम्हारा इम्तिहान, कहकर इलियास मियाँ बरामदे से बाहर चले गए। इलियास मियाँ से बहस के बाद जावेद माँ के पास वापस आ गया। जावेद की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इलियास मियाँ ने उसकी सारी ज़मीनें औने पौने दाम देकर खरीद ली थीं।
आज भी माँ के इलाज के लिए 1 बीघे का सौदा कराया था जावेद। अब उसके सपने और महादेवपुर के बीच केवल 2 बीघे का फासला था। यह बिकता कि उसे पढ़ाई छोड़ वापस आना होता, पर बचपन से संघर्ष की विपरीत धारा में अपने सपनों की नाव लेकर निकला जावेद इन लहरों से भी पार पाने को लड़ रहा था। उस दिन वह माँ से लिपटकर खूब रोया था जब माँ के मुंह से निकला था, पता नहीं दफन होने को 2 गज भी ज़मीन बचेगी कि नहीं। पर तू मत हारना जावेद, अब्बा का सपना पूरा करना। ये ज़मीन जाने दे, तुझे तो आसमान जीतना है।